नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के 11वें नंबर के टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। इस टेस्ट पेपर में भी हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन विस्तार से हम लोग जानेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक के टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं। इसके पश्चात जैसे ये 15 टेस्ट पेपर पूरे हो जाएंगे, इसके तुरंत बाद जो है हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर शुरू करेंगे। और इसके अलावा जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है खान स्टडी ग्रुप के भी पूरे पेपर हो जाएं। उसका पहला पेपर आप लोगों को करवा दिया गया है और जो है जल्द ही दूसरा पेपर आएगा। इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से टेस्ट पेपर चलते रहेंगे। साथ ही करंट अफेयर के भी वीडियो लगातार आते रहेंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल एग्जामोफोबिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग जो है लाइव इससे जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं? पहला है कालीबंगा, दूसरा है बनावली, तीसरा है सोरतुगई, चौथा है कोटदीजी। तो देखा जाए तो जो नहरों के अवशेष हैं वो हड़प्पा के जो है सोरतुगई जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है वहाँ पर जो है प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं? पहला है शहरी केंद्रों का विकास, दूसरा है नियोजित जल निकासी व्यवस्था, तीसरा है उन्नत व्यापार और वाणिज्य। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है शहरी केंद्रों के विकास, नियोजित जल निकासी प्रणालियों और उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य के लिए जानी जाती है। तो ये तीनों ही विकल्प जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं से संबंधित है। तो यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक अन्य बिंदु में बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चहुदड़ो, धौलावीरा और बनावली जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरी केंद्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन सा हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है? तो ये है लोथल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हड़प्पा काल का तांबे का रथ बनावली में प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है कि कालीबंगा में अग्नि देवियों के साक्ष्य मिले हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चौथे में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन गलत है क्योंकि हड़प्पा काल के जो तांबे का रथ है, तो हड़प्पा काल में जो है तांबे का रथ जो है दैमाबाद में खोजा गया है, ना कि बनावली में। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और ये जो दैमाबाद है यह स्थल जो है कई कांस्य की वस्तुओं की जो है बरामदगी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ पाई गई अन्य कलाकृतियों में मोती, मोहरे और जो है माइक्रोलिथ आदि शामिल है। लेकिन कालीबंगा में जो कहा गया है कि कालीबंगा में अग्नि देवियों के साक्ष्य मिले हैं, ये यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि कालीबंगा जो है हड़प्पा सभ्यता की शहरी बस्तियों में से एक है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और यह अपने मिट्टी के बर्तनों और जो है काली चूड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है कि काली चूड़ियों के लिए ये जाना जाता है। और कालीबंगा में ही जुते हुए कृषि क्षेत्र और अग्नि देवियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था? तो पांचवे का करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे देखा जाए वज्र के देवता है इंद्र। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और उन्हें जो है पुरंदर यानी किले का विनाशक के रूप में जाना गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। और जहाँ तक वैदिक युग की बात रही तो इसका जो है कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। और प्राचीन भारत की यह प्रमुख जो है सभ्यता थी वैदिक युग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आई थी। और वेद काल इस काल के बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं। इसके लिए काफ़ी प्राथमिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। और इस युग की शुरुआत जो है आर्यों के आगमन के साथ मानी जाती है। और आर्य लोग जो है पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और वज्र जैसी
प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे और उन्हें देवता माना करते थे। उन्हीं में से इंद्र एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख किया गया है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है किस में किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद की रचना जो है प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान की गई, जबकि अन्य 3 जो युग हैं जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ये जो है बाद के वैदिक युग में लिखे गए थे। और ऋग्वेद को विश्व के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसमें जो है 1028 श्लोक हैं और इसे 10 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। और होत्री जो है ऋग्वेद के कार्यवाहक पुजारी हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन कूका आंदोलन से संबंधित है? पहला है भगत जवाहर मल, दूसरा है भूखंड सिंह, तीसरा है बाबा राम सिंह। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो कूका आंदोलन की स्थापना जो है 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी, जिन्हें जो है सियान साहब भी कहा जाता था। और उनके बाद इस आंदोलन के एक प्रमुख नेता हुए बाबा राम सिंह। और अंग्रेज़ों द्वारा जो है पंजाब पर कब्जा करने के बाद यह आंदोलन जो है धार्मिक शुद्धिकरण अभियान से राजनीतिक अभियान में बदल गया था। और इसके मूल सिद्धांत जो थे सिखों के बीच जाति और इसी तरीके के भेदभाव को खत्म करना तथा मांस एवं शराब और नशीली दवाओं के सेवन को जो है ख़त्म करना, इसका प्रमुख जो है उद्देश्य था। इसके अलावा जो है अंतर्जातीय विवाह की अनुमति और विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को अकेलेपन से बाहर निकालने के लिए इस आंदोलन के दौरान जो है प्रोत्साहित किया गया। तो यहाँ पे जो कथन सही है, यहाँ पे केवल पहला और तीसरा सही है, यानी भगत जवाहर मल और बाबा राम सिंह सही है। लेकिन यहाँ पे भूखंड सिंह का विकल्प यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी का शीर्ष अंकित है? तो यह है जो है संकिसा स्तंभ है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद ज़िले में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में, जहाँ पर जो है हाथी का शीर्ष अंकित है। जो है ये भी अशोक स्तंभ का ही एक स्वरूप है, संकिसा स्तंभ, जहाँ पर हाथी का शीर्ष जो है अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट में है बर्मा के युद्ध है और सूची सेकेंड में समकालीन है। तो प्रथम बर्मा युद्ध जो है किनके जो है शासनकाल के दौरान जो है हुआ था? तो प्रथम बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 के मध्य हुआ और बर्मा की पश्चिम की ओर जो है विस्तारित तथा अराकान और मणिपुर पर जो है कब्जे के कारण यह युद्ध शुरू हुआ और जिसके कारण बंगाल और बर्मा के बीच जो है अस्पष्ट सीमा पर लगातार संघर्ष जारी रहा। और ब्रिटिश अभियान बलों ने जो है मई 1824 में रंगून पर जो है कब्जा कर लिया और राजधानी अवा के पास आगे बढ़ गए। और वर्ष 1826 में यडाम्बू की संधि के साथ जो है शांति समझौता हो पाया और लॉर्ड एमहर्स्ट जो है प्रथम बर्मा युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। अगला है द्वितीय बर्मा युद्ध, यह हुआ 1852 में और ब्रिटिश वाणिज्यिक ज़रूरत और लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का नतीजा था द्वितीय बर्मा युद्ध। और ब्रिटिश व्यापारी ऊपरी बर्मा के जो है लकड़ी के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उत्सुक थे और बर्मी बाजार में तथा आगे की पैठ बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण जो है द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी सही होगा, तो दूसरे का हो जाएगा, बी का मिलान हो जाएगा पहले से। अगला है तृतीय बर्मा युद्ध। तृतीय बर्मा युद्ध जो है बर्मी राजा भिंडन की मृत्यु के बाद जो है उनके बेटे थिम्बा ने गद्दी संभाली और थिम्बा शुरू से ही अंग्रेज़ों के विद्रोही थे और थिम्बा ने एक ब्रिटिश लकड़ी कंपनी पर अपमानजनक जुर्माना लगाया था और भारत के वायसराय डफरिन ने वर्ष 1885 में ऊपरी बर्मा पर आक्रमण और अंतिम विलय का आदेश दिया था। तो यहाँ पे मिलान होगा सी का लॉर्ड डफरिन से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन का कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने स्तूपों के प्रवेश द्वार तोरणों का विचार प्रस्तुत किया? तो ये जो है शुंग राजवंश ने प्रस्तुत किया था, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जहाँ तक शुंग राजवंश की स्थापना की बात रही तो पुष्पमित्र शुंग द्वारा इसकी स्थापना की गई और जिसने अंतिम मौर्य शासक
बृहद्रथ की हत्या की थी और उसने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन किया, जो दक्षिण में जो है नर्मदा तक फैला हुआ था, और उसने बाहरी ताकतों के आक्रमण से गंगा घाटी की रक्षा भी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का केंद्र है? तो महायान बौद्ध धर्म जो है मुख्य रूप से बोधिसत्व के मार्ग पर आधारित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन महायान। और महायान जो है ये बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की अलौकिक शक्ति और दिव्यता में विश्वास करता है, और यह बुद्ध के कई रूपों और अवतारों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 14 पूर्व एक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो 14 पूर्व एक प्राचीन जैन धर्म ग्रंथ है। इसका प्रचार जो है सभी जैन तीर्थंकरों द्वारा किया गया, और अंतिम नंद शासक के शासनकाल में घनानंद, शंभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जैन धर्म, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां, महापद्म नंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह मगध में नंदवंश का संस्थापक था। दूसरा है उसने उत्तर भारत में क्षत्रिय राजवंशों को उखाड़ फेंका और एक राट की उपाधि धारण की। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो महापद्म नंद ने जो है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को जो है आपदस्थ करके जो है मगध पर नंदवंश की स्थापना करी, और उन्हें जो है उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था, और एक विशाल सेना का मालिक हुआ करता था वह, और उसने जो है कुरु, कलिंग और काशी जैसे राज्यों को हराया भी था। इसके अलावा जो है पुराणों में कहा गया है कि उसने जो है उत्तर भारत में क्षत्रिय राजवंशों को उखाड़ फेंका और एक राट की उपाधि खुद को धारण की। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र थे? तो देखा जाए तो हीनयान, महायान और वज्रयान जो है बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय हैं, और महायान जो है भारत में लोकप्रिय और जो है प्रभावशाली हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, जिसे पाल वंश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, और महायान का चीन और जापान में प्रचार और प्रसार भी किया गया। इसके अलावा हीनयान, जिसे लघु वाहन कहा जाता था, यह जो है श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लोकप्रिय है। इसके अलावा गुप्त काल के अंत तक जो है वज्रयान यानी वज्र का वाहन का उदय हुआ। यह बिहार और बंगाल में लोकप्रिय था, जो आदिम स्थानीय पंथों से काफ़ी प्रभावित हुआ, और 11वीं शताब्दी ईस्वी में जो है तिब्बत में विस्तृत हुआ। और बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो वह वज्रयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। इस प्रकार हमने जो है तीनों जो है जो संप्रदाय हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के, उनको जो है समझा दिया। और जहाँ तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात रही तो उसका संबंध जो है वज्रयान संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मेगास्थनीज इंडिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मौर्य काल में सड़कों का एक सुस्थापित नेटवर्क था। दूसरा कथन है कि दास प्रथा मौर्य समाज का एक हिस्सा थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 15 में देखा जाए तो मेगास्थनीज के बारे में कहा गया है, तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत में जो है दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए केवल पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कुषाण काल की जैन तीर्थंकरों की कांस्य मूर्तियां बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राप्त हुई हैं? तो 16 का करेक्ट आंसर है कि चौसा भंडार गंगा घाटी में खोजा गया पहला ज्ञात कांस्य भंडार था, और इसमें कुषाण काल के 18 जैन कांस्य का एक सेट शामिल है, और चौसा भारत के बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे चौसा में प्राप्त किए गए हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख मानक शास्त्रीय संस्कृत में लिखा गया पहला प्रमुख अभिलेख है? तो इसका नाम है बी ऑप्शन जूनागढ़ अभिलेख, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक को निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो चरक जो है को किसका जो है संरक्षण प्राप्त था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कनिष्क का,
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जो कनिष्क था ये कुषाण वंश का एक महान शासक था जिसका साम्राज्य उत्तर में चीन और कश्मीर के तुर्पण से लेकर दक्षिण में विंध्य पहाड़ियों तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्व में पाटलिपुत्र तक विस्तारित था। और प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक को उनका संरक्षण माना जाता था और चरक को आयुर्वेद का जनक भी माना गया है और उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्त प्रशासन में जो है उपरिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस शब्द का प्रयोग जो है उपरिका शब्द का जो है अर्थ होता है राजा द्वारा सीधे नियुक्त प्रांतीय गवर्नर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, प्रांतीय गवर्नर से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है तो राजा हर्षवर्धन को जो है 7वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख शासकों में से एक माना जाता है। वह पुष्पभूति राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट ने की थी, जिसमें जो है हर्ष के जीवन और कार्यों का विवरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन खुद जो है हर्षवर्धन जो थे वो जो है कुशल प्रशासक और खुद जो है कुशल जो है लेखक थे और उन्होंने जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसी पुस्तकों की रचना की थी। लेकिन हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो देखा जाए तो चोल राजवंश की स्थापना जो है विजयालय प्रथम ने 848 ईस्वी में दक्षिण भारत में की और चोलों की राजधानी शुरू में तंजौर थी, बाद में इसे जो है गंगई कोंड चोलपुरम में स्थानांतरित कर दी गई। और परांतक प्रथम के जो है उत्तर मेरूर अभिलेख में चोल साम्राज्य के तहत ग्राम प्रशासन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, चोल काल के दौरान प्रयुक्त शब्द जो है पोन वारियम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पोन वारियम जो है शब्द का प्रयोग जो है वित्त समिति के लिए होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो तिलका मांझी का नाम जो है वास्तविक रूप से जो है जबरा पहाड़िया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। वे एक जो है संथाल थे और उनके नेतृत्व में जो है अंग्रेजों को काफ़ी विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अपनी त्रिमूर्ति मूर्तिकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो ये गुफा है एलिफेंटा की गुफा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत में जो है एलिफेंटा द्वीप मुंबई में स्थित है और इनका निर्माण जो है 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य में किया गया था। और इस स्थल पर जो है गुफाओं के 2 प्रमुख समूह हैं। पहला 5 हिंदू गुफाओं का एक बड़ा समूह, दूसरा है 2 बौद्ध गुफाओं का एक छोटा समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो 25 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा प्रमुख उदाहरण है चोल कला का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन करता है? तो इसका नाम है जो है एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख जो है चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है और उनके दरबारी कवि हुए रवि कीर्ति और उनके द्वारा लिखित यह जो है 19 पंक्तियों वाला संस्कृत अभिलेख कर्नाटक के एहोल में मेगुती जैन मंदिर में स्थित है। और अभिलेख में जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने और चालुक्यों द्वारा पल्लवों पर विजय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, पापनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो पापनाथ मंदिर जो है हमें जो है वेसर शैली में देखने को मिलता है और चालुक्यों ने जो है 7वीं या 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो है पट्टदकल में जो है शाही मंदिर का एक निर्माण करवाया। और ये जो है पट्टदकल को जो है वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। और पापनाथ मंदिर जिसे जो है मुक्तेश्वर भी कहा जाता है,
उसका निर्माण जो है 740 ईस्वी के आसपास जो है पूरा हुआ। और इसमें एक जो है अग्र मंडप, सभा मंडप, पूर्व कक्ष और एक चौकोर जो है गर्भगृह का जो है इसमें निर्माण किया गया है। और इस मंदिर की जो है वास्तुकला जो है वेसर शैली की है, जो द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण है। इसके अलावा मंदिर अपनी मूर्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो रामायण और महाभारत के दृश्यों को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूसरा संगम आयोजित हुआ था? तो दूसरा संगम जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो दूसरा संगम जो है कपाटपुरम में आयोजित किया गया था, जहाँ तोलकाप्पियम को छोड़कर सभी साहित्यिक कृतियाँ नष्ट हो गई थीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच संघर्ष की एक श्रृंखला है। तो यहाँ पे जो है पाल, राष्ट्रकूट, पुष्पभूति साम्राज्य का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध को जो है गंगा के व्यापार मार्ग पर इसकी अवस्थिति है और सिल्क रूट से जुड़ा कन्नौज सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसके कारण जो है यह युद्ध जो है हुआ था। और यह जो है कन्नौज जो थी यह हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पाल शासकों में से किसने जो है परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज की शाही उपाधियां धारण की थी? तो यहाँ पे देखा जाए करेक्ट आंसर क्या होगा, धर्मपाल ने ये उपाधियां धारण की थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने 750 ईस्वी में की और उन्होंने जो है बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया और मगध को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और उन्होंने उदंतपुरी में मठ की स्थापना भी करी। इसके पश्चात जो है 770 ईस्वी में जो है गोपाल के बाद धर्मपाल जो है पाल वंश का जो है शासक बना और उसने कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के खिलाफ जो है लड़ाइयाँ लड़ी और उसने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया और एक वहाँ पर भव्य दरबार का आयोजन भी किया और उसी ने ये तीनों उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसने फारसी ग्रंथ खजाइन उल फुतूह की रचना की थी? तो आमिर खुसरो ने जो है खजाइन उल फुतूह की रचना की थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और अमीर खुसरो जो था वो दिल्ली सल्तनत के एक भारतीय फारसी सूफी गायक, संगीतकार और कवि और विद्वान थे। वे एक रहस्यवादी थे और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने फारसी में प्रसिद्ध पुस्तक तूतीनामा लिखी थी? तो तूतीनामा किसने लिखी थी? तो जिया नक्शबी ने लिखी थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, सल्तनत काल के दौरान इनाम भूमि पद जो है संदर्भित करता है। तो इनाम भूमि जो है शब्द संदर्भित करता है धर्म गुरुओं या धार्मिक जो है संस्थाओं को दान की गई भूमि को संदर्भित करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर जो है जो इस्लामी राज्यों द्वारा उनके क्षेत्र में रहने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों से प्रति व्यक्ति के हिसाब से वसूला जाता था और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। और फिरोज शाह तुगलक ने यह कर जो है ब्राह्मणों सहित गैर मुसलमानों पर लगाया था और जजिया कर को मुग़ल शासक अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे पुनः जो है इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो गुलाम वंश के सुल्तानों ने जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक यानी 84 वर्षों तक शासन किया। उन्हीं में से देखा जाए तो खिलजी वंश ने जो है सबसे कम अवधि तक शासन किया, 1290 से 1320 ईस्वी तक यानी कुल 30 वर्षों तक शासन किया। लेकिन जो है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश ने जो है सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, 1320 से 1414 ईस्वी तक यानी कुल 94 वर्षों तक इनका शासनकाल चलता रहा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सैयद वंश का शासन रहा, तो सैयद वंश ने जो है 1414 से 1451 तक यानी 37 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इसके पश्चात आया लोधी वंश, तो इसका शासनकाल जो है 1451 से
1526 ईस्वी तक चला। टोटल 75 वर्षों तक इनका शासनकाल चलता रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में कई सुधार किए, जिनमें जो है किसानों को बीज खरीदने और खेती का विस्तार करने के लिए जो है तकावी ऋण यानी खेती के लिए ऋण प्रदान करने वाली योजना भी जो है शुरू की। और उन्होंने कृषि के लिए ही एक अलग विभाग भी स्थापित किया, जिसे उन्होंने दीवाने आमिर कोही के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, लोदी वंश के किस शासक ने बिहार के संपूर्ण क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था? तो इनका नाम था सिकंदर लोदी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इनका शासनकाल था 1498 से, नहीं माफ़ कीजिए, 1489 से 1517। और इसने जो है राजपूत सरदारों को पराजित करके जो है बिहार पर नियंत्रण लिया था। और उसने बंगाल पर भी आक्रमण किया और उसके शासक को जो है अपने साथ संधि करके अपने शासन के दौरान जो है उसने वहाँ पर संधि करके अपने राज्य के साथ उसको मिला लिया, और जिससे उसकी साम्राज्य का विस्तार पंजाब से बिहार तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने दीवाने खैरात की स्थापना की थी? दीवाने खैरात की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक जो है सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। फिर भी उसने साथ साथ सिंचाई नहरों और कुओं का निर्माण भी करवाया। और इसने जो है दीवाने खैरात नामक एक नया विभाग स्थापित करवाया और गरीब मुसलमानों के लिए निःशुल्क अस्पताल और विवाह ब्यूरो भी स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अभियान की योजना बनाई थी? तो देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक हुए, और ये तुगलक वंश के शासक थे, और जिसने जो है 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और इसी ने जो है मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक अभियान चलाया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, अकबरनामा का निम्नलिखित में से कौन सा खंड अकबर के प्रशासन से संबंधित है? तो इसमें जो है देखा जाए तो अबुल फजल ने जो है अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 खंडों में विभाजित किया था। कहाँ पर? अकबरनामा में जो है 3 खंड बनाए हैं। प्रथम खंड में जो है अकबर के पूर्वजों का वर्णन किया गया है, जबकि दूसरे खंड में अकबर की शासनकाल की घटनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो है तीसरा खंड है आइन ए अकबरी, जो अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य की भूगोल से संबंधित है। और यह भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है तीसरा खंड हमें जो है अकबर के प्रशासन के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन रानी ने राजस्थान की बूंदी में जो है रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था? तो इन रानी का नाम क्या है? इन रानी का नाम है रानी नथावत जी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए राजस्थान की बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी जो है जल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनवाई गई 50 बावड़ियों में से एक थी। और अपनी स्थापत्य कला के लिए मशहूर इस बावड़ी का निर्माण जो है सन 1699 में बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी नथावत ने जो है करवाया था। और महोबा की चंदेल राजवंश की रानी हुई दुर्गावती, उसने जो है गोंड शासक दलपत शाह से विवाह किया और 1550 में अपने पति की मृत्यु के बाद जो है गढ़ा कंडगा राज पर शासन भी किया था। तो ये एक अलग से फैक्ट है जिसको याद रखिएगा कि रानी दुर्गावती से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने हौज सुल्तान जलाशय का निर्माण करवाया था? तो मध्यकाल में देखा जाए तो टैंकों और जलाशयों का निर्माण करके जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना अत्यधिक जो है प्रशंसनीय काम था। और सुल्तान इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली एक कोहिना के ठीक बाहर एक बड़े जलाशय का निर्माण करवाया, जिसे हौज सुल्तानी या जलाशय शासक का जलाशय के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इल्तुतमिश सही होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन नगर को मक्का का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो मक्का का प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? मक्का का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है सूरत को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो मुगल काल के दौरान जो है सूरत और मुझ की खाड़ी के माध्यम से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार का प्रवेश द्वार था, और इसे मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई तीर्थयात्री जहाज रवाना होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, मध्यकाल के दौरान जो है खोखर, मक्खर, लंगाह और अरघुन क्या थे? तो ये बताना है कि ये क्या थे। तो ये आदिवासी लोग थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, अकबर के निम्नलिखित में से किस सेनापति ने वर्ष 1591 में चेरों पर हमला किया और उन्हें पराजित किया? तो अकबर के प्रसिद्ध सेनापति हुए जो है मानसिंह। उसने जो है 1591 में जो है चेरों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया, और उनसे बड़ी मात्रा में लूटपाट भी की, लेकिन वे पूरी तरीके से पराजित नहीं हुए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, शासक थे मानसिंह। और औरंगजेब के अधीन मुगल सेना ने कई चेरों किलों पर अधिग्रहण कर लिया और जनजाति को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन जो अकबर के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे जो शासक थे मानसिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मध्यकालीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश व्यापारी समूह था? तो 46 का करेक्ट आंसर है, बंजारे जो है महत्वपूर्ण खानाबदोश व्यापारी थे। उनके कारवां को जो है टांडा के नाम से जाना जाता था, और सुल्तान हुए अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने जो है नगरी जो है बाज़ारों में अनाज पहुंचाने के लिए बंजारों को नियुक्त किया था। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, वीर शैव आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी शुरुआत बसवन्ना ने की थी। दूसरा कथन है यह सभी मनुष्यों की समानता पर आधारित था और जाति और महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ था। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है पूर्वी भारत से संबंधित नहीं था? तो पूर्वी भारत के बारे में पूछा गया है। तो पूर्वी भारत के बारे में नरसिंह मेहता पूर्वी भारत से संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये 15वीं शताब्दी के गुजरात के कवि और संत थे। उन्हें गुजराती भाषा के आदि कवि के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वे निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे और उपदेश देते थे कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग शक्ति है। दूसरा कथन है उन्होंने अपने अनुयायी केवल हिंदू समुदायों से ही बनाए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो 49 में देखा जाए पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों को हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों से प्राप्त किया था, इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस संत की रचनाएं सिख धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में शामिल नहीं है? तो इनका नाम है रामानुज। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो है कुदिरई चेट्टी पद जो है संदर्भित करता है। तो कुदिरई चेट्टी जो पद है यह किसको संदर्भित करता है? तो यह जो है घोड़ों के व्यापारी को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जहाँ तक विजयनगर साम्राज्य की बात रही तो इसकी स्थापना जो है कर्नाटका में हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना करी, और उन्हें अपने राज्य की स्थापना के लिए समकालीन विद्वान और संत विद्यारण से जो है सहायता और प्रेरणा मिली थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने तेलुगु महाकाव्य जो है अमुक्त माल्यद की रचना की थी? ये यहाँ पे देखना है। तो अमुक्त माल्यद एक जो है तेलुगु महाकाव्य है, जिसकी रचना जो है कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। यह भगवान विष्णु के अवतार जो है हिंदू भगवान रंगनायन और गोदा देवी के बीच विवाह की कहानी को हमें प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन कृष्णदेव राय ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53,
निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना शासक कृष्णदेव राय ने अपनी मां की नाम पर की थी? तो जो कृष्णदेव राय थे ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने जो है 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक विजयनगर जो है साम्राज्य पर शासन किया और इनके शासनकाल के दौरान जो है पुर्तगाली यात्री जो है डोमिंगो पेस और फर्नाओ नुनीज ने जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और उन्हें जो है कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है और अपनी माँ जो है नाग मंबा देवी के नाम पर नगालपुरम नामक एक उपनगरी बस्ती भी बसाई थी उन्होंने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नगालपुरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। अमरनायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? तो अमरनायक प्रणाली जो है विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था जो संभवतः दिल्ली सल्तनत की जो है एकता प्रणाली से प्रेरित थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमरनायक जो है सैन्य कमांडर थे और राय द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों पर शासन करने के लिए नियुक्त किए गए थे और वे अपने क्षेत्रों के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर और अन्य शुल्क वसूलने के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा राजस्व का एक हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए खुद के पास रखते थे और एक निश्चित संख्या में घोड़े और हाथी भी अपने पास रखते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। हजारा राम मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में करवाया था। दूसरा कथन है यहाँ केवल शासक और उसका परिवार ही आता था। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि इसका निर्माण जो है 15वीं शताब्दी की शुरुआत में देवराय द्वितीय द्वारा करवाया गया था। दूसरा कथन हालांकि यहाँ पे सही है क्योंकि इसकी बाहरी दीवारों पर राम और जो है भगवान कृष्ण की छवियों को उकेरा गया है और यहाँ केवल शासक और उनके परिवार के लोग ही आया करते थे पूजा अर्चना के लिए। तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। महानवमी डिब्बा जो कि एक अद्वितीय संरचना है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है क्योंकि महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के शाही परिसर में स्थित एक सुंदर जो है प्रस्तर मंच है। इसे दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है जिसे शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान उदयगिरी पर विजय की याद में निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने कुछ समय के लिए अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका नाम है अकबर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। पंचमहल विश्राम और मनोरंजन के लिए बनाया गया एक 5 मंजिला महल था। यह बनवाया गया था कहाँ पर? यह बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस परिसर में जो है गुजराती और बंगाली शैली की कई इमारतें भी बनवाई गई और गुजराती शैली की इमारतें संभवतः उनकी राजपूत पत्नियों के लिए बनवाई गई थी और इसमें सबसे शानदार इमारत थी जामा मस्जिद और इसका प्रवेश द्वार जो है बुलंद दरवाज़ा कहलाता है और प्रवेश द्वार की चौड़ाई जो है, और चौड़ाई नहीं ऊंचाई माफ़ कीजिएगा, 176 फीट है और इसे अकबर की गुजरात पर विजय की याद में बनवाया गया था। और फतेहपुर सीकरी की अन्य महत्वपूर्ण इमारतें जो कि जोधाबाई का महल और 5 मंजिला पंचमहल भी वहीं पर ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसने भगवद गीता और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो दारा सिको ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी, लेखक और खोजकर्ता था जिसने 1520 ईस्वी में भारत का दौरा किया और इसने विजयनगर साम्राज्य की शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान प्राचीन नगर हम्पी का विवरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। तो सूची फर्स्ट में प्रसिद्ध जो है वस्त्र हैं, सूची सेकंड में उनसे संबंधित स्थान है। तो पटोला का संबंध कहाँ से है? गुजरात से। और कैलिको का संबंध जो है कालीकट से है और जामदानी का संबंध जो है बंगाल से है और
बंडाना का संबंध जो है राजस्थान से है। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा बी ऑप्शन का कूट यहाँ पे सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र केंद्र जो है 18वीं शताब्दी में अपने मलमल के लिए प्रसिद्ध था। तो ढाका जो है 18वीं शताब्दी में सबसे प्रमुख जो है वस्त्र केंद्र था और यह अपनी मलमल और जो है जामदानी बुनाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ढाका, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका शुरू की। तो वर्ष 1783 में विलियम जोन्स नामक व्यक्ति कलकत्ता आया और उसने कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के रूप में नियुक्त किया गया और इसने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की थी। तो इसका प्रकाशन जो है ताराबाई शिंदे ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और एक नारीवादी कार्यकर्ता थी वे और उन्होंने जो है 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति व्यवस्था का विरोध किया और उसी दौरान जो है उन्होंने अपनी एक प्रकाशित कृति स्त्री पुरुष तुलना का प्रकाशन भी किया, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलनात्मक रूप से तुलना करने के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी और जो मूल रूप से वर्ष 1882 में मराठी में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तिका उच्च जाति की पितृसत्ता की आलोचना करती है और इसे अक्सर पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में जो है सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। तो सतनामी आंदोलन की स्थापना जो है घासीदास ने की थी, जिन्होंने जो है चर्मकारों के बीच कार्य किया और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, वेदांत दर्शन की वैश्विक आध्यात्मिक प्रमुखता को पुनः स्थापित करने वाले पहले आधुनिक भारतीय कौन थे। तो इनका नाम था स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने जो है श्री कृष्ण की जो है शिक्षाओं को अपने सुस्थापित आधुनिक दृष्टिकोण के साथ सुमेलित किया और इनका प्रचार जो है समग्र विश्व में किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, वेद समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। तो वेद समाज की स्थापना जो है मद्रास में की गई थी, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेद समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू द्वारा जो है वेद समाज की और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के किस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था। तो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन से जो है देखा जाए तो पूरे भारत में जो है लोग आक्रोशित हो गए थे और कांग्रेस के सभी वर्गों, नरमपंथियों और गर्मपंथियों ने जो है इसका विरोध किया और व्यापक स्तर पर जो है सार्वजनिक बैठकें और प्रदर्शन आयोजित किए और जन विरोध भी प्रदर्शित किए और इसके पश्चात जो है हमें क्या है स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है और जिसके साथ साथ जो है वंदे मातरम आंदोलन भी चलाया गया। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि डेल्टाई आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहले अखिल भारतीय संघर्ष के रूप में उभरा था। तो इस आंदोलन का नाम था रॉलेट सत्याग्रह, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है और यह 1919 में जो है गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, क्योंकि वे जो है जालियांवाला हत्याकांड से काफ़ी जो है दुखी थे, इसलिए उन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी प्रस्तावित की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रस्तावित की थी। तो देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है प्रस्तावित की थी। वर्ष 1505 में जो है इन्होंने जो है प्रस्तावित की थी, क्योंकि जो है 1505 में जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में ये जो है भारत आए थे और उसने हिंद महासागर के माध्यम से व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए दक्षिण पश्चिम तट पर 4 बंदरगाहों की स्थापना करी और उनका सपना जो है पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था और उनकी नीति को ही जो है
ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर की मुगल दरबार में पहुंचे तो इंग्लैंड का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पे 72 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, किंग जेम्स प्रथम थे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। फर्रुखसियर के फरमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति दी गई। दूसरा कथन है कि कंपनी के आयात और निर्यात को बंगाल में अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गई थी, सिवाय 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान के, जैसा कि पहले तय किया गया था। तीसरा कथन है बंगाल में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों का पूरे मुगल साम्राज्य में चलन सुनिश्चित किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए 73 में, एक तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही है और तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तीसरा इसलिए सही नहीं है कि जो है यहाँ पे देखा जाए तो कहा गया है कि बंगाल में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों का पूरे मुगल साम्राज्य में चलन सुनिश्चित किया गया, लेकिन ये जो सिक्के हैं ये बंगाल में कंपनी द्वारा ढाले गए थे, ना कि बंगाल में। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला दूसरा सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य जो है वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था? तो 74 का करेक्ट आंसर है कि वांडीवास का युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की जहाँ तक बात रही तो यह निर्णायक लड़ाई जो है 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में अंग्रेजों ने जीती थी। और जो वांडीवास का युद्ध था उसे ही कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, तीसरा कर्नाटक का युद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है क्षेत्रीय राज्य, सूची सेकेंड में उनके संस्थापक हैं। तो हैदराबाद के जो संस्थापक हैं, हैदराबाद के संस्थापक कौन है? किलिच खान। और अवध के जो है संस्थापक हैं सादत खान। और बंगाल के जो है संस्थापक है मुर्शिद कुली खान। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा वो सी ऑप्शन का यहाँ पे कूट सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित की थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में जो है स्थानांतरित की थी। और यह कदम कलकत्ता में कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए उठाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव में जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा कथन है इसे 3 बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तीसरा कथन है इलाहाबाद की संधि के दौरान इसने ब्रिटिश पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 77 में देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसे जो है वर्ष 1757 से लेकर 1760 तक और फिर 1765 से 1770 तक 2 बार जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और इसने इंग्लैंड लौटने तक जो है द्वैध शासन प्रणाली के तहत बंगाल के प्रशासन को संचालित किया, जहां इसने वर्ष 1774 में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। तो इसलिए कहा जाएगा 3 बार नहीं 2 बार ही शासन किया था इसने। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। तीसरा कथन यहाँ पे सही है कि अगस्त 1765 में इलाहाबाद में जो है 2 महत्वपूर्ण संधियाँ की गई। एक है अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पहला और तीसरा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह एक लोकतंत्र प्रेमी और महान कूटनीतिज्ञ था। दूसरा कथन है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संरक्षक था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक तो यहाँ पे देखा जाए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। सूरत की संधि जब घटित हुई 1775 में, पुरंदर की संधि हुई 1776 में और सालबाई की संधि हुई 1777
82 में और बासीन की संधि हुई 1802 में। तो इनका जो घटनाक्रम है वो देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसे सिंध का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सिंध का जो है पहला गवर्नर जो है चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया गया था। चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस शासक ने रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था? तो वर्ष 1799 में जो है रणजीत सिंह को अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था और उन्होंने वर्ष 1805 में जम्मू और अमृतसर का अधिग्रहण किया और इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर रणजीत सिंह के शासनकाल में ही स्थापित हुई थी। यहाँ पे देखा जाए करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। तो सूची फर्स्ट में नीतियाँ हैं, सूची सेकंड में प्रस्तावक है। तो फॉरवर्ड पॉलिसी के जो है प्रस्तावक कौन है? ऑकलैंड है, लॉर्ड ऑकलैंड। इन्होंने जो है 1836 में गवर्नर जनरल के रूप में ये भारत आए और इन्होंने जो है अफ़गानिस्तान के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी की वकालत की। इसके अलावा जो है जॉन लॉरेंस जो है इन्होंने जो है कुशल आक्रमणता की नीति को अपनाया था। इन्होंने जो है इस पॉलिसी के काफ़ी प्रस्तावक थे ये। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा पहला। अगला है प्राउड रिजर्व की नीति। तो प्राउड रिजर्व की नीति के प्रस्तावक हैं लॉर्ड लिटन। तो यहाँ से दूसरे से मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार सी ऑप्शन का कोड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़ी हुई थी? तो ये जो है सन्यासी विद्रोह से जुड़ी हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि वर्ष 1770 के जो है विनाशकारी अकाल और अंग्रेजों की कठोर आर्थिक व्यवस्था ने जो है पूर्वी भारत में सन्यासियों के एक जो है समूह को ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और मूल रूप से वे जो है सन्यासी जो थे वे किसान थे, जिनमें से कुछ को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था और इन सन्यासियों के साथ कई जो है बेदखल छोटे जमींदार, बर्खास्त सैनिक और ग्रामीण लोग भी शामिल थे। उन्होंने कंपनी की फैक्ट्रियों और खजानों पर छापे मारे और कंपनियों की सेनाओं से संघर्ष भी किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के निकट स्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए 84 का करेक्ट आंसर है महाजनपद जो है 16 राज्य थे जो प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक जो है अस्तित्व में रहे। और 16 राज्यों में से अश्मक महाजनपद जो है गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ये सबसे दक्षिणी महाजनपद है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो अभी हाल ही में जो है उन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता था, एक जो है प्रमुख राजनेता भी थे और जिन्होंने 1970 से 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया था। और वे गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री थे। और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका योगदान देखा जाए तो मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन किया उन्होंने, यानी बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया था। तो पहला ऑप्शन सही है। शिक्षा में सुधार के लिए जो है काम किया। शराब पर प्रतिबंध भी लगाया उन्होंने। तो तीनों विकल्प यहाँ पे सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस नीति का उद्देश्य बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगले 7 वर्षों तक बिहार में सभी नए वाहनों में से 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हों।
तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 30% नहीं, 2028 तक जो है 15% जो है वाहन इलेक्ट्रिक पंजीकृत होनी चाहिए, इसलिए ये दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, बिहार से निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो इनका नाम है अंजलि कुमारी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किन राज्यों को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर श्रेणी ए राज्यों में आकांक्षी नेतृत्वकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है? तो ए श्रेणी में जो है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। और जो है महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना राज्य जो है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरे, और बिहार, हरियाणा को आकांक्षी नेतृत्वकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। हरियाणा और बिहार को। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और चौथा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस नदी पर बिहार का पहला घड़ियाल और कछुओं के लिए जो है इंक्यूबेशन सेंटर कम नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये सेंटर जो है पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जो है गंडक नदी में जो है स्थापित किया जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया गया है, तो यह बिहार के गया जिले के बोध गया स्थित महाबोधि संस्कृति केंद्र में जो है स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। और कार्यक्रम का उद्घाटन जो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि 22 मार्च 2024 को बिहार अपना 112वां स्थापना दिवस मनाएगा। दूसरा कथन है बिहार दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। तो सही कथन का चुनाव करना है, तो पहला कथन तो सही है। और क्योंकि जो है 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। और दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है बिहार दिवस पहली बार 2010 में जो है मनाया गया, और इसका उद्देश्य जो है राज्य के गौरव को पुनः स्थापित करना और राज्य के नागरिकों में बिहार के प्रति गर्व की भावना को जो है जगाना था। यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य के रूप में उत्कृष्ट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, बिहार, है ना। और यह प्रमाण पत्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, एशियाई जल पक्षी गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। दूसरा कथन है हाल ही में यह बिहार के सभी जिलों में आयोजित किया गया है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो 94 में देखा जाए पहला कथन सही है, और दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है दूसरा कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान विभाग के शोधार्थियों द्वारा गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिलों में जो है आयोजित एशियाई जलपक्षी गणना में 200 प्रजातियों के 5538 जलपक्षियों की पहचान की गई है। यहाँ पे सभी जिले सम्मिलित नहीं है, 4 जिले सम्मिलित है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर को अपशिष्ट मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे जो है जो जिलों का नाम है पटना और सुपौल को दिया गया है, सुपौल और पटना, यानी दूसरा और तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उन्होंने एक जो है पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की। दूसरा कथन है उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा है वह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने थे। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है उनके बारे में, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे?
तो इनका संबंध जो है अलीपुर बम कांड से था, जो 1908 में हुआ था। इनका जो है अंग्रेज़ों से लड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इनका जो है निधन जो है 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में हो गया, और वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने जो है भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय समाज में पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान था? तो पहला है उनका योगदान, कहा गया है कथन में कि उन्होंने विशेष रूप से कैरिबियन में भारतीय अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरा कथन है उन्होंने वर्ष 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। तीसरा कथन है उन्होंने ब्रिटिश भारतीय न्यायालयों में देवनागरी को पेश करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 98 में देखा जाए तो ये तीनों कथन उनके बारे में सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे जो है प्रारंभ किया, ये कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन है ये जो है संबंध राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति थी, ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि अवध के नवाब द्वारा वर्ष 1801 में पहली बार सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वर्ष 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और इस संधि पर वर्ष 1801 में अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, पहला दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। वीर सावरकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वर्ष 1905 में लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, और दूसरा कथन है वर्ष 1909 में उन्हें मार्ले मिंटो सुधारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तीसरा कथन है द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है कि इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी किशन वर्मा ने 1905 में की थी लंदन में, ना कि वीर सावरकर ने। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। ज्योतिराव फुले निम्नलिखित में से किस प्रकाशन से संबंधित थे? पहला है तृतीय रत्न, दूसरा है गुलामगिरी, तीसरा है सक्ता रायच आसुद। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। मुगल वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह बारोक और अरब शैली की वास्तुकला का मिश्रण है। दूसरा कथन है कि हस्तलिपि और ज्यामिति पैटर्न मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। तीसरा कथन है कि लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर इस वास्तुकला की मुख्य निर्माण सामग्री है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 102 का देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है फारसी और तुर्की स्थापत्य शैली का मिश्रण है, इसलिए पहला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उन्होंने भारत के लिए डोमिनियन दर्जे के मुद्दे पर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। दूसरा कथन है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का विरोध किया। तीसरा कथन है उन्होंने वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुराग सागर बीजक और सखी ग्रंथ की रचना संत कबीरदास द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है कि संत कबीरदास के प्रमुख कार्यों का संकलन गुरु अर्जन देव द्वारा किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 104 में देखा जाए तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी? पहला है आनंद मठ, दूसरा है विश्व वृक्ष, तीसरा है कपाल कुंडला, चौथा है देवी चौधरानी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए 105 में चारों ही जो है रचनाएं जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है सन्यासी विद्रोह वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद शुरू हुआ। दूसरा कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में बंगाल के सन्यासी विद्रोह के विषय में चर्चा की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 106 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उन्होंने जो है मिसलों को समाप्त कर एक साम्राज्य का गठन किया। दूसरा कथन है उन्होंने अपनी सेना में बड़ी संख्या में यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किया। तीसरा कथन है उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारतीय महाद्वीप पर शासन किया। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे भी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ महत्वपूर्ण संस्कृत रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक है। तो अष्टाध्यायी के जो है लेखक है पढ़नीय है और बुद्ध रचित के रचनाकार है अश्वघोष। ये तो दो सही सुमिलित हैं, लेकिन मृच्छकटिकम की रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं महाराज शूद्रक, ना कि कालिदास। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला और तीसरा सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। भू राजस्व प्रणाली है और उनके प्रतिपादक हैं। तो स्थायी बंदोबस्त के प्रतिपादक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है 1793 में जो है बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे पहला मिलान सही है। और दूसरा है रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत जो है अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो द्वारा इसको तैयार किया गया और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के रूप में जो है इन्होंने इसको पेश किया। तो यहाँ पे मैकेंजी यहाँ पे गलत है ना। अगला है महालवाड़ी प्रणाली, यह भी सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि 1822 में जो है अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत में महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे ये भी गलत है, तो केवल पहला सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन से स्थान बौद्ध स्थलों का उदाहरण है? पहला है शंकिसा, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कौशाम्बी। तो शंकिसा के बारे में बात की जाए तो शंकिसा के बारे में आपको पता होगा कि किंवदंती के अनुसार जो है भगवान बुद्ध जो है अपनी माँ को उपदेश देने के बाद जो है स्वर्ग से धरती में अवतरित हुए थे। और इस जगह की पहचान जो है फर्रुखाबाद जिले में काली नदी के किनारे बसंतपुर गांव के रूप में की जाती है। और जो है सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थान को पहचान देने के लिए यहाँ पर हाथी की मूर्ति से निर्मित जो है एक स्तंभ भी बनवाया था। इसके अलावा दूसरा है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो है के बारे में बात की जाए तो ये बहराइच उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जो है संरक्षित स्तूपों और खंडरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, बौद्ध स्थलों के रूप में प्राप्त होते हैं। और यह प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ पर बुद्ध ने नास्तिकों को जो है काफ़ी प्रभावित किया और अपनी दिव्य शक्ति भी उन्हें यहीं पर ही दिखाई थी। तो पहला दूसरा दोनों सही है। इसके अलावा तीसरा सारनाथ है और सारनाथ में जो है देखा जाए तो धामेक स्तूप और उसके खंडहर आज भी बुद्ध की शिक्षाओं को जो है यहाँ पे उल्लेखित करते हैं और यहीं पर जो है बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा अगला है कौशाम्बी और यहाँ पर जो है बुद्ध ने कई उपदेश दिए और बौद्धों के लिए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। तो ये भी कौशाम्बी भी यहाँ पे सही है, इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 है। एक 111 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र विजयनगर शासकों और बहमनी सुल्तानों के बीच विवाद का मुख्य कारण थे? पहला है तुंगभद्रा दोआब, दूसरा है कोंकण, तीसरा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्रदान किए। दूसरा कथन है दीवानी अधिकारों ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर जो है नियंत्रण प्रदान किया। तो सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो 112 में देखा जाए
तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है, एक तरफ है वर्ष 1857 के विद्रोह के केंद्र है और उनके जो है प्रमुख नेतृत्वकर्ता से उनका मिलान करना है। तो फैजाबाद में जो है किसने नेतृत्व किया? फैजाबाद में जो है मौलवी अहमदुल्ला ने जो है नेतृत्व किया था, लेकिन सामने लिखा है जनरल बख्त खान, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है बागपत में नेतृत्व किसने किया? तो बागपत में जो है शाहमल ने जो है नेतृत्व किया था और बिहार में जो है देखा जाए कुंवर सिंह ने किया था। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किन समाज सुधारकों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस आंदोलन की शुरुआत की गई? CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज, EV रामास्वामी नायकर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। EV रामास्वामी नायकर जो थे, ये जो है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने, है ना कि जस्टिस आंदोलन की शुरुआत में इनका योगदान था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पहला दूसरा तीसरा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रेक डाउन योजना प्रस्तुत की? तो ब्रेक डाउन योजना जो है वेवेल ने जो है मई वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन की समक्ष ब्रेक डाउन योजना प्रस्तुत की और इस योजना में जो है ब्रिटिश सेना और अधिकारियों की उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम प्रांतों की वापसी तथा शेष देश को जो है कांग्रेस को सौंपने की परिकल्पना पर आधारित थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, राजगोपालाचारी फार्मूले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन सही नहीं है कि इसने केंद्रीय विधानसभा में अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है देसाई लियाकत समझौते ने जो है अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें जो है आरक्षित करने का प्रावधान किया था, ना कि राजगोपालाचारी फार्मूले के तहत। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, 1940 से 41 के दौरान जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विनोबा भावे महात्मा गांधी द्वारा चुने गए पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दूसरा कथन है यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति भारतीयों की अस्वीकृति को दिखाने का एक प्रयास था। तो यहाँ पे भी सही कथन को चूज करना है। पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह गुप्त काल के दौरान लिखा गया था। दूसरा कथन है इसमें मगध साम्राज्य के सिंहासन पर समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 118 में देखा जाए पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन जो है संगम युग की कवित्री है? पहला है जो है अवेयर, दूसरा है अल्लूर नान मुलैयारी, तीसरा है कवार पेंदु, चौथा है परिमा कालिर। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो चारों जो है संगम युग की जो है कवित्री हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, मिनांडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ऑप्शन कि मिलिंद पन्हो पुस्तक की विषय वस्तु मिनांडर और नागसेन के बीच की चर्चा पर आधारित है। दूसरा कथन है कि मिनांडर अपने बाद के जीवन में जैन भिक्षु बन गए थे। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो 120 में जो है राइट आंसर क्या होगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है वे बौद्ध भिक्षु नहीं बने थे, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है, प्राचीन इतिहास में निम्नलिखित में से किस शासक ने
परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक की उपाधि जो है गुप्त शासक ने धारण की थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है। पहाड़िया विद्रोह जो है, पहाड़िया विद्रोह के बारे में देखा जाए तो ये जो है ब्रिटिश विस्तार के कारण जो है 1778 में राजमहल पहाड़ियों के मार्शल पहाड़ियों द्वारा जो है विद्रोह किया गया था और शांति स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को उनके क्षेत्र को दमनी एक कोह क्षेत्र घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये ऑप्शन सही है। अगला है चुआर विद्रोह। ये भी यहाँ पे सही है कि ये मिदनापुर ज़िले में हुआ था। मिदनापुर ज़िले में कहाँ पड़ता है? ये बंगाल में। अगला है रमोशी विद्रोह। ये हुआ पश्चिमी घाट में 1822 में। चित्तूर सिंह के अधीन एकजुट हुए लोग और जो है सतारा के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने लूटपाट भी की। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा भी सही सम्मिलित है। इस प्रकार यहाँ पे तीनों सही सम्मिलित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 है। फ्रांसिस बुकानन के उत्तर बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें अमीर किसानों के ईश्वर का विशद वर्णन मिलता है और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक उन्होंने भूमि के विशाल क्षेत्रों का और कभी कभी कई हजार एकड़ तक अधिग्रहण कर लिया था। तो उपर्युक्त परिच्छेद सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस वर्ग का वर्णन करता है? तो 123 का करेक्ट आंसर है जोतदार का वर्णन करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है। 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथियों का प्रभाव क्यों हावी हो गया? पहला ऑप्शन है कि नरमपंथी नेतृत्व वाला दृष्टिकोण वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। दूसरा है सरकार ने छात्रों पर अत्याचार बढ़ाए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 124 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कुछ समितियां हैं और उनके आयोजक हैं, उनका मिलान करना है। तो 125 में देखा जाए तो तीनों सही सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 126 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम विश्व युद्ध के जवाब में भारत में 2 अलग भारतीय होम रूल लीग का आयोजन किया गया था। दूसरा कथन है एनी बेसेंट के नेतृत्व वाली होम रूल लीग केवल मद्रास तक ही सीमित थी। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 126 में देखा जाए पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग की स्थापना की और शेष भारत को जो है कवर किया। इसकी 200 शाखाएं थी। यह तिलक की लीग की तुलना में शिथिल रूप से संगठित थी और जॉर्ज अरुण डेल को इसके आयोजन सचिव के रूप में रखा गया था और यह केवल मद्रास तक नहीं थी सीमित थी, ये जो है और भी भारत के क्षेत्रों में जो है विस्तृत थी। इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का नेतृत्व जो है 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया था और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। दीवान चमन लाल इसके महासचिव थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी महासचिव। अच्छा महासचिव है, हाँ, दीवान चमन लाल जो है इसके महासचिव थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है। प्राचीन काल के संदर्भ में संधार, निरंधार और सर्वतोभद्र शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है मंदिर वास्तुकला से है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है। महाकाव्य, गाथा, गीत, कलाक, आचार कथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का मानक परिशिष्ट है? तो यह जो है कल्प सूत्र का जो है मानक परिशिष्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और कलाक आचार कथा कलाक नामक श्वेतांबर संप्रदाय के एक महान जैन मुनि की कहानी प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है। देवबंद आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि देवबंद आंदोलन का उद्देश्य अलीगढ़ आंदोलन से अलग था। दूसरा कथन है कि मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने वर्ष 1866 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 130 में हमें देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 130 में देवबंद आंदोलन जो है 1866 में सहारनपुर ज़िले में जो है शुरू हुआ, है ना।
तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 है, चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो चुनावी बॉन्ड योजना जो है 2018 में शुरू की गई थी और ये जो है इस योजना ने जो है व्यक्तियों और निगमों को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से चुनावी बॉन्ड खरीदकर गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को फंड देने में सक्षम थी। इस पर्पस के लिए ही इसको शुरू किया गया था, लेकिन जो है सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करके राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के स्रोत के बारे में जानने के मतदाताओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने के पक्ष में फैसला दिया और इस चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्रथम सर्वेक्षण पोत वृहत जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम INS संध्याक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसको आधिकारिक तौर पर 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में जो है नौसेना डॉक यार्ड में एक समारोह के दौरान जो है शामिल किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान भाग लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 है, 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? तो इसका उद्घाटन जो है 9वां संस्करण था ये, इसका उद्घाटन जो है फरीदाबाद में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 134 है, किस देश ने वन्य प्राणियों को जो है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन की मेजबानी की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है 12 से 17 फरवरी 2024 तक उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में इसको आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो यह जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए और इसमें जो है महाराष्ट्र को यह पुरस्कार प्रथम पायदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो यह रिपोर्ट जो है विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया गया है कि भारत जो है डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में सिंगापुर और जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 है, चांदी तारकसी को निम्नलिखित में से किस राज्य ने GI टैग प्रदान किया है? तो चांदी तारकसी को जो है उड़ीसा ने जो है प्रदान किया है। उड़ीसा ने जो है GI टैग प्रदान किया है और ये उड़ीसा के कटक का जो है काफ़ी प्रसिद्ध जो है चांदी तारकसी है और जिला प्रशासन ने इस कला के क्षेत्र से ऐतिहासिक जुड़ाव को दर्शाने के लिए जो है इसे GI टैग प्रदान किया है और इसकी उत्पत्ति जो है 13वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्गत पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतों का अपने संबंधित राज्य की स्वयं के राजस्व में सबसे अधिक राजस्व हिस्सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक हिस्सा है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है? 2.5% जो सभी राज्यों में अधिक है और आंध्र प्रदेश का कितना है? 0.1%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ की है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने जो है यह जो है नीति आरंभ की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है, हाल ही में लो कार्बन एक्शन प्लान प्रारंभ किया है, ये जो है बिहार सरकार ने प्रारंभ किया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखा जाए तो बिहार ने अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट जल क्षेत्र के लिए लो कार्बन एक्शन प्लान तैयार करके अपने अपशिष्ट प्रबंधन परिच्छेदिका को सुदृढ़ बनाने के लिए एक कार्य योजना प्रारंभ की है और यह वर्ष 2070 तक स्वयं को शुद्ध शून्य राज्य में परिवर्तित करने में उसकी प्रतिबद्धता का भाग है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
दूसरा कथन है इसे प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला भी सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसको 2018 में जो है लॉन्च किया गया। यह प्राथमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है। यहाँ पे प्राथमिक और तृतीयक देखभाल के लिए है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा वर्ष 1993 में की गई। दूसरा कथन है यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है सांख्यिकी और कार्य या कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, जहां उत्सर्जन वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है। दूसरा कथन है हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान या संग्रहित कर सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 144 का राइट आंसर है, दोनों ही कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है, 3 मिनट की अवधि तक चला सूर्य तिलक समारोह जिसमें अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के मस्तिष्क पर सूर्य की किरण धारित की गई, निम्नलिखित में से किस संस्था के योगदान से किया गया? तो 145 में देखा जाए तो यह जो है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा किया गया। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है यह 4 धाम तीर्थों का एक हिस्सा है। तीसरा कथन है इसे जो है यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 146 में देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला कथन है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा कथन है कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया गया। तीसरा कथन है कि जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। चौथा कथन है कि कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया। तो इनका कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो मार्च 1940 में जो पाकिस्तान संकल्प पारित हुआ लाहौर अधिवेशन में, मार्च 1940 में। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया 1940 में, और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, और भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुसमर्थन जो है 8 अगस्त 1942 में। तो इस प्रकार से जो कोड बनेगा वहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, प्रमुख सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चिश्ती सिलसिला ने सभी भौतिक वस्तुओं को खारिज कर दिया और धर्मनिरपेक्ष राज के साथ संबंधों से दूरी बनाई। दूसरा कथन है जो है सुहरावर्दी सिलसिला ने सुल्तानों से भरण पोषण अनुदान स्वीकार नहीं किया। तीसरा कथन है कि नक्शबंदी सिलसिला पंजाब में लोकप्रिय था और इसने अकबर के काल में मुगलों का समर्थन किया। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि चिश्ती सिलसिले के विपरीत सुहरावर्दी सिलसिले को मानने वालों ने सुल्तानों या राज्यों के संरक्षण या अनुदान को स्वीकार किया था। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, और तीसरा भी यहाँ पे गलत है। ये जो है अकबर के जो है अकबर के समय मुगलों के समर्थक थे, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, मध्यकालीन भारत में गनीम से क्या आशय है? तो गनीम से आशय है सल्तनत काल में जो है सैनिकों द्वारा लूट के माल को जो है गनीम कहा जाता था, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 150 है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य अवस्थित तुंगभद्रा दोआब अपनी समृद्ध व आर्थिक संपदाओं के कारण साम्राज्यों के मध्य जो है रक्त रंजित संघर्षों का क्रीड़ा स्थल रहा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इन संघर्षों में शामिल थे? पहला है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, दूसरा है पश्चिमी चालुक्य एवं पांड्य, तीसरा है चोल और पश्चिमी चालुक्य, चौथा है यादव और होयसल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ये सही है, पश्चिमी चालुक्य और चोल ये भी सही है, और यादव और होयसल राज्य ये भी सही है। यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा, ये दूसरा सही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा सही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आप लोग इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे जो है तीसरा कर लीजिएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।